हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए शब्द रचना की क्लास। शब्द रचना की क्लास जिसमें हम शब्दों पर विचार करेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, रचना कैसी हुई है और अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो ये हमने नाम दिया शब्द विचार। शब्द रचना को लेकर के आए हैं और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रोजाना की भांति निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए मेहनत करते रहें। चलते हैं दोस्तों, करते हैं शुरुआत। शब्द विचार, शब्दों पर विचार। शब्द विचार भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। हमने आपको बता दिया था जब हमने आपको वर्णमाला कराई थी, तो उसमें बताया था कि हमारी सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? ध्वनि। ध्वनि होती है उच्चारण के आधार पर और वर्ण होता है छोटी इकाई लिखित आधार पर। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? ध्वनि। तो जिस भी वर्ण का उच्चारण कर रहा हूँ, जैसी भी आवाज़ निकल रही है वो ध्वनि है, वो इकाई है। और वर्ण जो मैं लिख के बताऊँ ये, तो क्या है? ये वर्ण है। तो दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। अर्थ के आधार पर कि हमने वह लिखा, वह से कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकला। हमने लिखा भाषा। भाषा क्या है? हमें मालूम पड़ गया कि जिससे अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो क्या होती है? भाषा। तो ये सार्थक हुआ ना शब्द। तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। अब बात करें भाषा की पूर्णतः इकाई। क्या है पूर्णतः इकाई? वाक्य। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक संघात को, जो जिनका अर्थ निकले, अर्थ सहित हों, तो क्या कहते हैं? उनको शब्द कहेंगे। जैसे हमने दो या दो, पाँच लिया, तो दो वर्णों का क्या हुआ? मेल हुआ। दोनों की मेल से क्या बना? पाँच बना, जो एक गिनती है अपने आप में। ये मतलब सार्थक शब्द बना। बात करते हैं हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधार पर किया गया है। इसके 5 आधार हैं, मुख्यतः 5 आधार हैं जो इनका वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। वो कौन कौन से हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्र
शक्ति के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर। तो हम बताते चलें, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे इसमें एक श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है 5वां, परंतु वो इसमें गिना नहीं जाता, क्योंकि उसका वो 2 शब्द ऐसे दिए होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा लगता है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं, तो वो इसमें गिना नहीं गया है। काव्यशास्त्र शब्द के या शब्द के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के याद रखेंगे, विकार के आधार पर 2 प्रकार के। आगे बात करेंगे कौन कौन से हैं ये, आगे बात करेंगे इन पर। यानी वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है, हम कहेंगे 5। बात करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। तो ये कितने प्रकार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के हैं, हम कहेंगे ये 4 प्रकार के हैं। याद रखेंगे और इनके बारे में आगे बड़े विस्तार से जानेंगे। अब समझते हैं तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी हम सीधे हम ये कहें कि जो शब्द हैं हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसके हैं, संस्कृत में भी ज्यों के त्यों देखने को मिले। हम ये कहें जो हिंदी में देखने को मिल रहे हैं वो संस्कृत में ज्यों के त्यों देखने को मिले, और जो संस्कृत में हैं वो हिंदी में भी ज्यों के त्यों देखने को मिल रहे हैं, जिनमें हिंदी में आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, न उनके उच्चारण में, न किसी में, न बनावट में। तो वो क्या हैं, हम कहेंगे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द वो कौन से हैं और तत्सम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ भी जानेंगे। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हमने क्या बोला था, जो हिंदी में शब्द बोले जा रहे हैं वो ज्यों के त्यों कहाँ मिलते हैं, संस्कृत में देखने को मिलते हैं। तो उसके समान हुआ ना हिंदी का शब्द, यानी ये कहें कि ये हिंदी का शब्द किसके समान है, ये अश्रु है, हिंदी में बोला जा रहा है, परंतु किस भाषा के समान है, हम कहेंगे संस्कृत के समान। तो इसका अर्थ ये हुआ, अश्रु हिंदी में ज्यों का त्यों, चंद्र ज्यों का त्यों, कर्पूर ज्यों का त्यों, उष्ट ज्यों का त्यों। क्योंकि इसका तद्भव आंसू होगा तद्भव, और इसका चांद होगा तद्भव, इसका कपूर होगा, इसका ऊट होगा। ये तत्सम है और ये तत्सम है, परंतु ये ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जा रहे हिंदी में, तो ये क्या हुए, तत्सम हुए, तत्सम।
अब समझेंगे तद्भव कौन से होते हैं। पहले अर्ध तत्सम को समझ लेते हैं। अर्ध तत्सम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के अपने मूल स्वरूप से थोड़े से परिवर्तित होकर हिंदी में अपनाए गए हैं। यानी जो शब्द हैं उनमें थोड़ा आते आते कुछ परिवर्तन हो गया है, बोलने में, उच्चारण करने में, लिखने में। वो क्या है? अर्ध तत्सम। ना तो वो तद्भव हैं और ना ही क्या है? तत्सम है। क्या है वो? अर्ध तत्सम, जो थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन हो गया। जैसे आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये इनका बोल चाल में इनमें परिवर्तन हो गया है, लिखने में भी परिवर्तन हो गया है आते आते। इसका अगर सही है वर्तनी जो संस्कृत के हिसाब से लिखी जाए तो क्या है? आज्ञा। ये अगिन, अगिन नहीं, ये अग्नि, ये है इसका रूप। कारज, कारज नहीं, इसका कार्य आदि। तो इनका मतलब परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये क्या है? अर्ध तत्सम ऐसे होते हैं। क्योंकि आज्ञा को आज्ञा, अग्नि को अगिन, तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं, जिनका मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। अब तत्सम, तत्सम हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आए हैं, यानी उनके उच्चारण में परिवर्तन देखने को मिला है। संस्कृत में कुछ और उच्चारण और आते आते हिंदी में कुछ और उच्चारण, तो क्या हुए? ये तद्भव शब्द हुए। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव उससे होना, यानी उसके जैसे होना, उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द क्या होते हैं? तद्भव। देखेंगे कौन से शब्द हैं। तो हमने सेम उसी का उदाहरण लिया है जो तत्सम का, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। हमने आंसू, तो वहाँ क्या बताया था? अश्रु। यहाँ चांद है तद्भव, वहाँ क्या बताया था? चंद्र। और ये कपूर है, वहाँ क्या बताया था हमने? कर्पूर। और यहाँ ऊँट है, तो हमने क्या बताया था वहाँ? उष्ट्र। तो ये क्या है? तद्भव। और ये क्या है? ये है तद्भव। और हमने जो अभी बताए हैं लिख करके, वो क्या है? तत्सम। एक बात याद रखो, कभी भी पहचानना हो तो तत्सम पहचानना है। तत्सम और तद्भव। तद्भव में चंद्रबिंदी देखने को मिलेगी, चंद्रबिंदी, परंतु तद्भव में, तत्सम में चंद्रबिंदु नहीं देखने को मिलेगी। जैसे हमने क्या लिखा था? चंद्र। इस तरीके की बिंदी मिलेगी आपको साधारण भाषा में कहें तो। हमने बताया कि तत्सम तद्भव की पहचान कैसे की जाए। तो तद्भव में चंद्रबिंदी मिलेगी और तत्सम में अनुस्वार। क्या मिलेगा? अनुस्वार, यानी ये मिलेगी बिंदी। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप पहचान पाओगे अच्छे से। अब देशज की बात करें। देशज शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो शब्द होते हैं ये एक क्षेत्र विशेष में, एक लोकल क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बोले जाते हैं। इनका बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसार और प्रचार नहीं होता, ये एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। जैसे लोटा
कहीं क्षेत्र में लोटा बोला जाता है तो कहीं दूसरे क्षेत्र में इस मतलब जो लोटा बोला जा रहा है इसे मतलब लोटा न बोल के कुछ और बोला जा रहा हो। गड़बड़ बोलते हैं यहाँ गड़बड़ कर दी, कोई मामला मतलब बिगड़ जाए तो कह रहे अरे गड़बड़ हो गई, तो मतलब कहीं कुछ और बोला जाए। भोंपू, तो इस प्रकार के ये शब्द एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। तो ये क्या है? देशज। ये स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द हैं। अब बात करें विदेशज की। विदेशज दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे उर्दू, फारसी भाषा या अंग्रेजी भाषा, इनसे आए हुए शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी। विदेशी जैसे मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द अरबी और फारसी। जब मुस्लिम शासन था तब बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होते थे मुस्लिम लोगों द्वारा, उनका प्रचार और प्रसार भारत में भी हो गया और हमारी वो हिंदी में क्या हो गए? सम्मिलित बोलचाल की भाषा में। तो वो क्या हैं? विदेश शब्द हैं, यानी अरबी और फारसी भाषा के। और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए शब्द अंग्रेजी शब्द, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, बोलचाल की भाषा में शब्द बोले जाते तो उनका प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो गया और वो वहाँ से उठ करके मतलब किस में आ गए? हिंदी में आ गए, और आज हम इनका बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे। तो ये क्या है? विदेश शब्द। ये इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर अगर पूछा जाए, व्युत्पत्ति देखने को मिल जाए क्वेश्चन, या रचना या बनावट ऐसे करके पूछ ले तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम कहेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने? 3 भागों में। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 योग रूढ़ शब्द, नंबर 3 यौगिक शब्द। अब इनके बारे में बारी बारी से समझेंगे। पहले लेते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है या जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कोई ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर अर्थविहीन हो जाए क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। क्योंकि वो किसी के दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बना, वो केवल अपने आप में स्वतंत्र है, उसमें किसी का सहयोग नहीं है दूसरे शब्द का। अगर उन्हें तोड़ेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या है? योग रूढ़। कौन कौन से हैं? जैसे घर है, घर को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो क्या इनका कोई अर्थ निकला? कुछ नहीं निकला। कार है, अब इसको तोड़ दिया जाए, मानो का और रै में ही तोड़ दिया जाए तो क्या इनका कोई अर्थ निकला? ना निकला। कलम है, कल है, चलो कल मान लिया, पर मैं का कोई अर्थ है? नहीं। तो अगर ये अपने आप में क्या है? कलम। तो इसी प्रकार ये क्या है? योग रूढ़। इनका कोई दूसरा मतलब इनका वो नहीं किया जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। ये योग रूढ़ नहीं, सॉरी, रूढ़ शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द। अब बात करें योग रूढ़ शब्द की। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मतलब जो रूढ़ शब्द हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका कोई खंडन नहीं, वो मतलब खंड नहीं किए जा सकते, वो ऐसे 2 शब्द मिलकर के एक
नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका मिलकर निर्माण करते हैं और कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उनसे कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। जैसे उदाहरण के तौर पर पंकज, पंक में जन्मा अर्थात कमल, क्या है? पंकज, यानी दोनों माना के पंख प्लस जय। तो अगर जय का कोई मतलब है नहीं, अगर इसमें जुड़ जाएगा तो जय का मतलब जन्मा हो जाएगा, जन्म, जन्मा। तो पंकज यानी कहते हैं, क्या कहेंगे? शायद ये कहेंगे कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब दशानन की बात करें, दशानन और गजानन, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। गजानन का मतलब क्या होता है? गणेश से होता है। और दशानन का मतलब क्या होता है? एक रावण को कह रहे हैं। ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे किसी? तो ये क्या हुए? योग रूढ़। चलते हैं आगे। और दूसरी बात ये कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों की रचना करते हैं। जो बहुब्रीहि समास हैं, जो समास पढ़ेंगे तब जानेंगे, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्दों की रचना करते हैं। अब करते हैं बात यौगिक शब्द कौन से होते हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं किंतु कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ में क्या था? एक तीसरा अर्थ दे रहे थे, परंतु यहाँ क्या है? ये तीसरा अर्थ नहीं देते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्दों के दो खंड सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब अगर दो खंड कर रहे हैं तो उनके दोनों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजपुत्र। और राजपुत्र को हमने दो खंड किए, राजपुत्र के दो खंड किए, एक तो राज में, धन पुत्र में। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। विद्यालय, जब हम इसके दो खंड करेंगे, विद्या धन आलय, तो आलय का मतलब होता है घर, विद्या ज्ञान, तो ज्ञान का घर। तो इनका एक क्या निकला? अर्थ निकला। और दोनों के अपने अपने अलग अर्थ हैं। जन्मभूमि, मतलब जन्मभूमि का मतलब है जहाँ जन्म लिया हो। तो ये इनके अपने अगर खंड करेंगे तो क्या निकलेंगे? दोनों के अर्थ निकलेंगे अलग अलग, सार्थक होंगे दोनों के दोनों शब्द, जो जिनके खंड हुए हैं। दो अलग अलग खंड से दो जो नए शब्द बने निकले हैं, उनके क्या होंगे? सार्थक होंगे वो। यौगिक शब्दों की रचना के 4 प्रकार हैं, यानी संधि से भी, समास, उपसर्ग लगाने से और प्रत्यय लगाने से इनकी क्या होती है? यौगिक शब्दों की क्या होती है? रचना होती है। जैसे हमने बताया विद्यालय। अब जिन्हें तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, विद्या धन आलय, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा? संधि होगी। आलय में विद्यालय जोड़ दिया, उपसर्ग हो गया, विद्यालय। जैसे दुस्साहस करेंगे तो ये आधा से में बदल जाएगा, संधि हो गई, ये उपसर्ग भी हो गया, अपने आप में उपसर्ग हो गया। तो इसी प्रकार से, और ये समास,
तिराहा यानी 3 राहों वाला। क्या हो गया, यहाँ उपसर्ग लगाया तो मतलब क्या हो गया, समास और प्रत्यय। अगर पीछे कोई मतलब शब्द है उसके पीछे प्रत्यय लगने से भी यौगिक शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थ के आधार पर, अब बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, समानार्थी, एकार्थ शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, और ये श्रुति सम है क्योंकि ये इसका है ना, इसमें क्या है कि ये जो शब्द होते हैं ये मतलब इसमें गिनती नहीं की गई है इसकी, क्योंकि इनके जो शब्द हैं जैसे, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की गई है श्रुति सम की। जैसे क्या है, यहाँ बैल है, बैल का मतलब क्या होता है, लता से भी होता है। अब ये पर्यायवाची में मिल जाएगा। अब बैल है, एक बैल ये है, तो इसका मतलब क्या है, एक पशु होता है, पशु। तो ये मतलब एक दूसरे में पर्यायवाची वगैरह इनमें मिल जाते हैं, तो ये मतलब इसकी गिनती नहीं की जाती। क्या, इसकी गिनती नहीं की जाती है। अब बात करेंगे समानार्थी शब्द से। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को क्या कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भास्कर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं, और भी इनके नाम हैं, और नामों से भी पुकारा जाता है सूर्य को। ऐसी गणेश को क्या कहते हैं, गजानन कहेंगे, लंबोदर कहेंगे, एकदंत कहेंगे, और भी इनके नाम हैं। तो ये क्या है, समानार्थी, इनके समान अर्थ निकले। अगर ये कहेंगे तो किसे पुकार रहे हैं, गणेश को पुकार रहे हैं। एक दंत कहेंगे तो किसे पुकार रहे हैं, गणेश को पुकार रहे हैं। गजानन कहेंगे तो किसको पुकार रहे हैं, गणेश को पुकार रहे हैं। ऐसे ही भानु कहेंगे तो किसे पुकार रहे हैं, सूर्य को पुकार रहे हैं। दिवाकर कहेंगे तो किससे कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं। दिनकर कहेंगे तो किससे कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं। भास्कर कह रहे हैं तो किससे कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं। रवि कह रहे हैं तो किससे कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं। तो इनके समान अर्थ निकल रहे हैं, कह कुछ भी रहे हों परंतु इनके सबके क्या है, समान अर्थ हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, समानार्थी कहा गया है। अब बात करते हैं एकार्थक शब्द पर। एकार्थक शब्द क्या है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बात करें गंगा, उदाहरण क्या है, गंगा। तो गंगा का एक ही अर्थ है, एक ही है दुनिया में गंगा। यमुना भी एक ही है, पटना भी एक ही है, भारत एक है। मतलब इसके कोई भिन्न नाम यानी दूसरे कोई नाम ना हो, पर्याय ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। अब बात करेंगे अनेकार्थक शब्द की। अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुरु को श्रेष्ठ भी कहते हैं, कठिन भी कहते हैं, और शिक्षक और पूज्य भी कहते हैं गुरु को, और आदि और भी इनके अलग अर्थ हैं गुरु के। आम कहें, जैसे आम कहते हैं आम। एक साधारण कहेंगे, वो तो एक आम आदमी है, एक साधारण सा आदमी। सामान्य है, आम बात है, सामान्य बात है। एक फल भी होता है आम। तो इसी प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो ये क्या हुआ, अनेकार्थक शब्द हुआ। ये अनेकार्थक शब्द हुआ आम। अब बात करते हैं आगे। अब विपरीतार्थक शब्द कौन से होते हैं, बात करेंगे इन पर। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया हमने अज्ञ का व्यज्ञ, नूतन
पुरातन, नूतन का मतलब क्या हुआ, नया बिल्कुल, और पुराना। अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा और अल्पवृष्टि का मतलब क्या हुआ, कम वर्षा। तो इसी प्रकार से क्या है, ये विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं। तो ये हुए विपरीत अर्थक, यानी कह दो एक दूसरे शब्दों में विलोम। अब बात करें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। अब बात करते हैं ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति माने सुनने, मतलब सुनने में समान लगते हों परंतु उनके अर्थ भिन्न हों। जैसे अनल और अनिल, यानी अगर दूर से बराबर में बैठे व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि अनल और अनिल, अनिल कह रहा है तो अनिल समझेगा, अनिल कह रहा है तो अनिल समझेगा, परंतु जो अनल है उसका मतलब है आग से और अनिल का मतलब है वायु से। परंतु इनका जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमें उच्चारण कैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। ऐसे बैल, बैल का मतलब क्या है, लता, और बैल का मतलब क्या है, एक पशु। परंतु इनके दोनों के जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक जैसा, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अब इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। अब काव्य शास्त्री के और शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना 3 प्रकार के। कौन कौन से? शब्द का अमिधा रूप, इसके बारे में समझाएंगे आगे। शब्द का लक्षणा रूप, उदाहरण देकर के समझाएंगे। शब्द का व्यंजना रूप, ये पूछने को आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तीनों के तीनों। अब बात करते हैं पहले शब्द का अमिधा रूप। जिस शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात या बाद, पढ़ने के बाद पाठक यानी पढ़ने वाला अथवा श्रोता सुनने वाले को शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात हो जाता है। यानी तुरंत ही किसी ने बोला, किसी ने यानी कि आप पढ़ रही हो या मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते ही मुझे मालूम पड़ जाए कि ये मतलब ये इसका अर्थ ये है तत्क्षण, या सुनने वाले को मालूम पड़ जाए कि हाँ इसका ये है, उसे अमिधा रूप कहते हैं। जैसे अमित कक्षा का अच्छा लड़का है, तो हम समझ गए ना कि अमित की यहाँ तारीफ हो रही है। अच्छा क्या है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ हो रही है तारीफ, ये अच्छा लड़का है। तो कक्षा में तो कैसे, पढ़ने में होगा, अनुशासन में होगा, तो हम बात समझ गए। ऐसे ही बात करें शब्द का लक्षणा रूप, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे शब्द का लक्षण रूप कहते हैं। जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर क्या है, दूसरा शब्द बोलेंगे उसके ही, मतलब उसके ही कि मतलब दूसरा व्यक्ति समझ जाए उस शब्द से। माना कि कोई आपको मैं बात बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ऐसा शब्द देखूंगा कि उससे आप समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ है। तो जैसे अमित कक्षा का शंकराचार्य है, तो मतलब शंकराचार्य का मतलब है विद्वान व्यक्ति। तो शंकराचार्य एक विद्वान थे, तो उनका उदाहरण दे करके कहिए कि ये लड़का क्या है, विद्वान है। शंकराचार्य कह के कि अमित कक्षा का शंकराचार्य है। ऐसे ही आगे शब्द का व्यंजना रूप,
अमिधा और लक्षणा के विराम होने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है अथवा जहाँ शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत हो, यानी हंसी मजाक वाला, मजाक वाला, उपहास वाला, उसे शब्द का व्यंजना रूप कहते हैं। जैसे उदाहरण दे के समझाते हैं आपको। अमित गोबर गणेश है, यानी ये कहें कि अमित बेवकूफ़ है, कह दें कि अरे कुछ उस मतलब किसी व्यक्ति पे कुछ नहीं आता है, ये क्लास में कुछ नहीं आ रहा है उस पर, तो मतलब अध्यापक लोग कह देते हैं कि मतलब तू तो मतलब अमित गोबर गणेश है, तुझ पे कुछ नहीं आता। इसी प्रकार ये इसी अमित के लिए कहा गया है कि गोबर गणेश का मतलब हो कि बेवकूफ़, बिल्कुल, उसके लिए यूज किया गया है ये गोबर गणेश। तो व्यंग्यात्मक है, व्यंग कसा गया है, इस पर तंज कसा गया है गोबर गणेश के करके। तो ये क्या है, इसका व्यंजना रूप, क्या है, शब्द का व्यंजना रूप है। अब बात करेंगे विकार या प्रयोग के आधार पर। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो बात करेंगे पहले विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण विकार उत्पन्न, यानी विकार का मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये पूछने को आता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम कहेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संज्ञा। नंबर 1 संज्ञा, जैसे अब कहें बात के परिवर्तन कैसे होता है इनमें, जैसे हमने कही लिंग वचन के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन। क्या है ये? घोड़ा है, घोड़ा से हम लिंग चेंज कर सकते हैं, हम इसे घोड़ी लिख सकते हैं, घोड़ी लिख सकते हैं, घोड़े लिख सकते हैं, घोड़े लिख सकते हैं, घोड़ियों लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन हुआ, वचन परिवर्तन हुआ, क्योंकि घोड़े बहुत सारे हो गए, घोड़ियों बहुत सारी होगी, तो वचन क्या हुआ, वचन परिवर्तन हुआ। ऐसे ही सर्वनाम, नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, क्रिया। तो ये क्या है, विकारी शब्द हैं। पहले तो ये बात ध्यान में रखो, ये 4 क्या हैं, विकारी शब्द हैं। क्या हैं? विकारी शब्द हैं ये। अब बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम में मैं क्या है, सर्वनाम है। मैं से क्या हो जाएगा, मैं अपने आप को मुझे बोल सकता हूँ, मुझे बोल सकता हूँ, मेरा भी बोल सकता हूँ, मेरा। और कोई अगर लिंग परिवर्तन, तो मेरी, मेरे। तो ऐसे करके इन्हें सर्वनाम के आधार पर इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुए, विकार उत्पन्न हो रहा है यहाँ, तो विकारी शब्द हुए। बात करें विशेषण की, जैसे अच्छा है, क्या है, अच्छा। अब इसमें परिवर्तन करें, विकार करें, तो क्या करेंगे, हम अच्छी कहेंगे, तो ये लिंग के आधार पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अच्छे का मतलब वचन के आधार पर हो गया, वचन। और जैसे नया है, तो हम इसको क्या कह देंगे, लिंग के आधार पर नई कह देंगे, कोई चीज़ ये नई है, स्त्रीलिंग में पहुंचा देंगे, नया है पुल्लिंग हो जाएगा, और नए। तो ऐसे करके ये परिवर्तन हुआ। अब बात आती है क्रिया की,
जैसे पढ़ता, पढ़ता। अब इसको किस में चेंज कर देंगे, पढ़ती हो जाएगी लिंग के आधार पर, पढ़ते वचन के आधार पर। तो क्या हुआ, ये परिवर्तन यानी विकार। तो ये विकार के आधार पर ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब बात करेंगे अविकारी की। किसकी, अविकारी की। अविकारी, अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैसा भी, वो ज्यों के त्यों प्रयोग में आएंगे जैसे हैं। अविकारी को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। हिंदी में अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, या ये कहें हिंदी में अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 3 विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बात करेंगे इन्हें उदाहरण दे करके कैसे विकार नहीं होता। अब हम लेंगे क्रिया विशेषण। अब जब यहाँ वहाँ, क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ही संबंध बोधक के भीतर, यहाँ मतलब संबंध उजागर हो रहा है यहाँ, के भीतर, के बाहर, यानी एक घर से या मकान से संबंध है इस चीज़ का। के नीचे, तो मतलब किसी के नीचे तो सही, कि मतलब के बाहर, किसी के बाहर या भीतर होंगे तो किसी से संबंध है। ऐसे ही समुच्चय बोधक, जैसे और, तथा। क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है, और को और ही कर सकते हैं, या औरों कर सकते हैं, या तथा को तथी कर सकते हैं, हम कहेंगे नहीं कर सकते। तो इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अब आती है विस्मयादि बोधक, जैसे अरे, अह का अही हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अरे का अरे ही होगा, अरी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे ही इनमें क्या है, विकार नहीं हो सकता, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये अविकारी शब्द है। और बात बताएं दोनों को मिला करके, विकारी और अविकारी। विकारी अविकारी मिलाकर ये 8 होते हैं, टोटल 8। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है आप इस प्रकार के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे परीक्षा में, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए इसी प्रकार क्लास लाते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।